राइट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो ये अब हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस की पहली क्लास है और देर आए दुरुस्त आए, देर से शुरू हो रहा है ये कोर्स, लेकिन नाउ वी विल ट्राई टू गेन सम स्पीड। तो अब ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस लाइक इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है या मैं चाहती क्या हूँ। मैं चाहती ये हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि जो हम वो थोड़ा कवर कर सकें कोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। ठीक है? तो मैनेजमेंट का कोर्स आप लोग पढ़ के आए हैं बैचलर्स के अंदर भी। और प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी पढ़ा होगा, लेकिन ये बात याद रखो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से एक अलग चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ पे हम सिर्फ देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी आप ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के कंपोनेंट्स पढ़ते हो। वैसे तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का बहुत सारा जो स्कोप है वो सिमिलर है, ठीक है? टॉपिक्स बहुत क्लोज़ली लिंक्ड हैं। अगर आप इसमें डिफरेंस देखना चाहो कि क्या है, तो कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स के फंक्शंस को ज़्यादा स्टडी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी डिज़ाइन को ज़्यादा स्टडी करती है। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का जो लिटरेचर है वो डिज़ाइन को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या चीज़ है, यही इस कोर्स के अंदर हम पढ़ते जाएँगे। देखिए, डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज़ को, किसी एरिया ऑफ स्टडी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए जो कि अ अ, व्हिच हेल्प्स यू टू गेट टू अ सर्टेन गोल। ठीक है? सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज़ बेसिकली हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिज़ाइन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ वे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है? मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर के फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करती है, यानी कि समझ ये लें कि इंडिविजुअल अगर आप यूनिट ऑफ एनालिसिस देखोगे तो वो मैनेजमेंट का एरिया हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वो है जहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? अब इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या सिस्टम हो, ये तीन यूनिट ऑफ एनालिसिस अगर हम अम, उसको अंडरस्टैंड करें तो उसके अंदर से जो बीच का लेवल है, कई दफ़ा इसको एक मीज़ो लेवल भी कहा जाता है, बीच का लेवल, इंडिविजुअल और सिस्टम, ये दोनों इन दोनों लेवल्स के बीच में एक लेवल आता है, मिडल लेवल समटाइम्स कॉल्ड द मीज़ो लेवल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल working within a particular structure, right? वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की आगे जाके डेफिनेशन भी देखेंगे। यहाँ पे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज कि आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट हम डिस्कस करें, एनालाइज करें। ठीक है? और पर्टिकुलरली अदर देन मैनेजमेंट रिसर्च, जिसको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को टोटली ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मैनेजमेंट को आप यू कांट सेपरेट देम। बट फोकस जो है वो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ना सिस्टम्स लेवल में स्टडी कर रही हूँ पर्टिकुलरली, ना इंडिविजुअल लेवल कर रही हूँ। इनको टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है? Where we are studying groups, so we are not really studying the individual's behavior when in a work environment. Neither we are studying the the behavior of the entire system. ठीक है? We are looking at this middle level, और ये middle level बहुत ज़्यादा important है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर जो आपके सारे पॉलिसीज हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो इसी लेवल में आती है। ठीक है? आपने जो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज है ना, ये इस मिडल लेवल के अंदर आती हैं। देखो, डिजाइन आपके आपका टॉपिक कहता है, आपका जो टाइटल है आपके कोर्स का वो कहता है पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। यू सी, डिजाइन इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू दैट। व्हेन द पॉलिसी इज
is designed in a way to lead to certain outcomes that is design. ठीक है, इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को यहाँ हाईलाइट किया है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज दैट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग which enables to make the policies that lead to certain practices. ठीक है, तो आप देखें, एक मैनेजर का जो काम है अमंग अदर थिंग्स, देखें क्या आपने ये तो पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा तो अपना मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला कोर्स वो दोबारा से निकाल लो और उसको जरा एक दफा देख लो, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको आता होगा। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि जो फंक्शंस है मैनेजर्स के, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं कई, मगर जो बेसिक फोर हैं वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग वाला उसका फंक्शन है बेसिकली, वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, यानी कि डिजाइन करना इस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऐसी पॉलिसीज मुरतब करना, ऐसी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करना जिसकी वजह से कोई एक एक आउटकम जो है वो पर्टिकुलर आउटकम हासिल की जा सके। और वो आउटकम क्या होती है? वो आउटकम यही होती है कि जो भी गोल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो हासिल कर सके, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हुए अपने गोल्स को हासिल कर सके। थ्रू ओवर द कोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर ये मैं आपको ज्यादा क्लियरली समझाऊंगी, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स मेरा काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से रिलेटेड है। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, आपको पढ़ाना मकसद है, और इसी तरह आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाना मतलब है। अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है? देखो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि एक जो भी गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, और यूजुअली गोल जो है ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हो सकते हैं? इट कुड बी लिंक्ड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, it could be in terms of the कस्टमर की जो आपकी एक मार्केटिंग उसकी वैल्यू है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, लिंकिंग विद द कस्टमर, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल। ठीक, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी डिलीवर करेंगे तभी एक लॉन्ग रन के अंदर भी एक कंपनी अपने आप को सस्टेन कर सकती है ना। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मोस्टली कंपनीज नहीं होती। they are there, they are created to create some kind of value for its stakeholders, particularly its customers and other stakeholders as well। ठीक हो गया? तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता है, या वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर कर सकता है, ये उसके गोल्स है ना। तो उस गोल की तरफ जाते हुए जो जो भी एक्शन होगा उसको स्ट्रेटजी कहेंगे। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भी मतलब यही है कि एक मैनेजर जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने गोल्स को नजर में रखता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को नजर में रखता है, और फिर वो उस किस्म के प्लान्स बनाता है, स्पेसिफिक रोड मैप्स बनाता है कि उस गोल तक कैसे पहुंचना है। यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है। ठीक है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है ना, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जहां पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो सके। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना जो कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हुए अपने अल्टीमेट गोल्स को हासिल करें। एट द सेम टाइम मैं ये चाहती हूँ कि जो आप लोग, क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एमएस जो है वो एक रिसर्च डिग्री है। ठीक, दिस इज नॉट बैचलर्स। अब आप बच्चे नहीं रहे। ठीक, आप लोगों ने जो बेसिक कोर्सेज थे मैनेजमेंट के और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, वो आप पढ़ के यहाँ तक आए हो। ये उसकी रेपिटेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। तो ये बात आप लोग बच्चों समझ लो क्लियरली कि आपने जो कुछ पहले पढ़ा था बैचलर्स में, ये दो कोर्सेज पर्टिकुलरली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि वो चीजें आपको आती हैं पहले से। ठीक हो गया? तो मैं इस कोर्स में ये चाहती हूँ कि आप लोगों को वो मैं रिपीट किसी सूरत नहीं मैं करना चाहती, जो आप पहले से बैचलर्स के अंदर पढ़ने आ रहे हो, ये उससे आगे है। यहाँ पे आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव्स जो हैं, रिसर्च ओरिएंटेशन आपकी डेवलप होगी, ताकि आप सिर्फ याद ना करो,
बल्कि आप में वो एबिलिटी हो कि आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है? और आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फर्दर उसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन बना सको, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन your independent research. So, being able to have an independent opinion requires you to conduct your own research and just not take things as they are. वो तो बैचलर्स लेवल पे है ना कि जी स्टूडेंट आपको पढ़ा दिया एक टीचर ने। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं तो खैर बैचलर्स पे भी उस तरह नहीं पढ़ाती, मैं तो वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही अडॉप्ट करती हूँ। बट इवन नॉट, अगर बैचलर्स लेवल के ऊपर आप बेसिक्स भी पढ़ा दें तो दैट इज फाइन, ठीक है। यूजुअली मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो उससे पहले कोई जो इंटरमीडिएट में आप लोग नहीं बिल्कुल पढ़ के आए होते, तो ठीक है बैचलर्स लेवल पे वो हो सकता है, लेकिन अब नहीं, नो मोर। नाउ you have to think in terms of your future research. So, and you have to think in terms of local मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। मैं ये चाहती हूँ कि आप इन एंड अराउंड अपनी हर जगह ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, दे आर ऑपरेटिंग ऑल अराउंड यू। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप अस्पताल जाते हो तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया ना। एक छोटा सा बिजनेस अगर आप रन करने की कोशिश कर रहे हो, इवन अगर उसमें 3-4 लोग हैं, 2 लोग हैं यार, अकेले ही कर रहे हो, ठीक है? 2 लोग जब हो जाएँगे तो वो एक ऑर्गनाइज़ेशन आप उसकी बना सकते हो कि भाई कौन कितना काम करेगा, दैट्स इट, यू नो? सो ये मैं चाहती ये हूँ कि आप लोग इन एंड अराउंड देखो अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस जो एग्ज़िस्ट कर रही हैं, और जो कुछ आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाए, किस हद तक वो उन पे एप्लीकेबल है। मैं आपसे जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन्स होंगे, उसमें भी यही एक्सपेक्ट करूँगी, आपसे पूछा करूँगी कि वो किस हद तक जो है वो अम, अप्लाई करते हैं टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट और लोकल ऑर्गनाइज़ेशंस की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा देना चाहूँगी। बुक्स भरी पड़ी हैं जिसमें आप के पास एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज गुड टू सम एक्सटेंट। लेकिन आप ठीक है वो आप पढ़ लें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता दुनिया भर के जो दूसरी कंपनीज है उनके सिर्फ एग्जाम्पल्स देना। आई वुड लाइक टू नो कि यार ये किस हद तक हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल बात कर रहे हैं। तो जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आपने उसको याद नहीं करना। ये कोर्स याद करने के बारे में नहीं है, वैसे ही ऑनलाइन है। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, नॉट एट ऑल। लर्निंग बाय हार्ट, दैट इज़ कि जो कुछ मैडम ने लिख के दिया उसको लर्न कर लें और जो है वो पेपर में लिख दें। अब इन एनी केस पेपर्स जो होंगे वो लिखने वाले तो होंगे ही नहीं, वो तो ऑनलाइन होंगे। दैट्स ऑल गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड एंड इन अ वे दैट आई नो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और क्या आप उस कॉन्सेप्ट को एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द वे आई वुड लाइक कि आप इस कोर्स को एड्रेस करें। तो दैट ये तो हो गया इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कोर्स के, कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाई जाए, और इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाई जाए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स सी कि की क्वेश्चंस क्या होने चाहिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पढ़ते हैं। और अगेन टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो आपकी कोर्स का टॉपिक है वो तो पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस है, उसमें उन्होंने डिजाइन का वर्ड नहीं लिखा, बट दे डोंट हैव टू, यू सी। पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आर द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, which is and strategic thinking. These are the two key areas. ठीक हो गया ना? तो उसी उसी का वो आउटकम है, इसलिए दिस इज क्लियरली लिंक्ड। हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की ही एक किताब है जिसको कि मैं एज अ रेफरेंस बुक आपको दूंगी, वेरी इजीली अवेलेबल। इवन उसका एक ऑन द नेट पर आराम से वो अवेलेबल है किताब। उसी में से ज्यादातर चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं उसी किताब में से ले रही हूँ। रिचर्ड एल डाफ्ट की किताब है, तो उसका 10th एडिशन तो फ्री अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। बाकी लेटेस्ट एडिशंस भी अवेलेबल हैं अगर आप लाइब्रेरी में जाके देखें। खैर, उसी किताब में से मैंने ये की क्वेश्चंस निकाले, तो लेट अस लुक एट दीस की क्वेश्चंस इन ग्रेटर डिटेल। अब
आपको सवाल क्या पूछने चाहिए, या जब आप एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का कोर्स पढ़ें तो आपको किस किस्म के सवालों के जवाब मिल सकते हैं? पहली बात तो ये कि अ, अडैप्ट कैसे करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सटर्नल एलिमेंट्स, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें कम्पीट भी करना है, उन्हें अपने कस्टमर्स को भी खुश रखना है, उन्हें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कंसिडर करना है, उनको क्रेडिटर्स जो हैं, उनके बैंकर्स जो हैं, जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस, ठीक है? इन्वेस्टर्स जो उनके हैं, उनको भी इन्होंने जो है वो उनके साथ डील करना है, और ये सब कुछ डील करना है, ये सारे जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, इनके साथ डील करना है इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ चेंजिंग वेरी क्विकली। तो वो अपने आप को कैसे अडैप्ट कर सकती हैं इन एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ डील करने के लिए? पहला सवाल तो ये, कैसे अपने आप को अडैप्ट कर सकती हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस। सेकंडली, अ, में इफेक्टिवनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से वो इफेक्टिव हो सकती है, जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस भी हम आगे इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो उसके गोल्स हैं, और बच्चों में आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट बात बिल्कुल आपका ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। बच्चे जो गोल्स हैं वो हमेशा सिर्फ अर्निंग मनी नहीं होते, ओके? गोल्स होते हैं क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द सोसाइटी, नाउ दैट्स अ गोल, ठीक है? कि आप जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको इस किस्म की प्रोडक्ट्स उनके लिए अवेलेबल करें, इस किस्म की सर्विसेज क्रिएट करें जो कि कस्टमर डिमांड को मीट करती हो, इन अ वे दैट गवर्नमेंट रूल्स आर नॉट, they are not violated. Similarly, you are doing something which competitors cannot do, ठीक है? आपकी कैपेबिलिटीज इस किस्म की हैं कि कंपेटिटर्स वो नहीं कर सकते, और आप अपने बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को भी आपने खुश रखा हुआ है, और आपने ये सब कुछ किया है इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, कि भाई किसी को भी नुकसान ना हो, खास तौर पे आपके माहौल को नुकसान ना हो। ये हुई इफेक्टिवनेस। आजकल ये जो गोल है ना कि जी पैसे कमाने के लिए, इसमें ये काम कर लें, इसमें बड़ा पैसा है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस डोंट थिंक लाइक दैट, और जो इस तरीके से सोचता है भी ना, तो वो लॉन्ग रन में तो कामयाब नहीं हो सकता। इफेक्टिवनेस इज़, उर्दू में अगर मैं आसान ज़बान में समझाऊँ ना, तो इफेक्टिवनेस कामयाबी है, ठीक है? अब कामयाबी किन किन एरियाज़ के अंदर, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, यू सी, कि आप अटेन कर सकें इफेक्टिवनेस, एंड दैट टू द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिवनेस शुड बी ब्रॉड, नॉट वेरी नैरो। अब किस तरीके से ये किया जा सकता है? बाय हैविंग सर्टेन स्ट्रैटेजिक एंड स्ट्रक्चरल, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। और गोल्स को, ये चीज पहले भी मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से रिपीट हो रही है। बाय अवॉइडिंग मैनेजमेंट एथिकल लैप्सेस, ये नहीं कि जी आपने अपना गोल हासिल करना है कम व्हाट में, नहीं, कम व्हाट में वाली चीज नहीं नहीं होनी चाहिए। असूली तौर पे जो सही तरीका है काम करने का, एथिकल तरीका है काम करने का, हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने का, वो किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है? हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड मैनेजमेंट एथिकल लैप्सेस? ऐसा नहीं करना कि अपनी एथिक्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके और गोल्स को अचीव किया जाए, नहीं। लेकिन तरीका है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक होगा, तो वो एक एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, इवन अगर बाहर के बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गलत काम हो भी रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन कामों को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? ये सवाल पूछने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद, हाउ कैन मैनेजर्स कोप विद प्रॉब्लम ऑफ लार्ज साइज? अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ लार्ज साइज है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं इसको कंसिडर किया जाता था। पहले तो कहते हैं जितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हजारों हजारों लोग इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो, उतना ज्यादा जो है वो आपके पास जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की
आसान हो जाएगी और उसके बाद ये है कि आपको जो है वो आपके पास स्टैंडर्डाइज़ेशन की ज़्यादा एबिलिटी हो जाएगी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाने की बात जो है वो आपका, क्योंकि आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये कहा जाता था कि जी लार्ज साइज़ तो बड़ी अच्छी चीज़ है। भई आजकल लार्ज साइज़ बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है? क्योंकि इतना डाइवर्सिटी का ज़माना है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो इतनी वैरायटी सीक कर रहे होते हैं कि अगर एक ही जैसी चीज़ बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एग्ज़ैक्टली छापा, वो चीज़ आजकल नहीं चलती। तो इसलिए जो लार्ज साइज़ है, उसको आपका वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है? उसके अंदर भी फिर आपको क्रिएट करने पड़ते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट जो है, वो अपने एक पर्टिकुलर फोकस्ड एरिया, अपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो देख रहा होता है और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये टू अ लार्ज एक्सटेंट इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहे होते हैं। दे आर फंक्शनिंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है? इनको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कहा जाता है। तो आजकल लार्ज साइज इज अ प्रॉब्लम। तो इसको, लेकिन एट द सेम टाइम एक organizations over time, if they are successful and if they are effective, they tend to grow larger. Okay, but as they grow larger, in the short run they might see that their revenues are rising, but ये बहुत छोटा टाइम होगा। ऐसी organizations जो हैं in the long run, उनके लिए इनोवेटिव रहना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए? अच्छा, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पावर वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, पावर जो है उसकी वजह से, एंड पॉलिटिक्स अमंग मैनेजर्स, या सो यूज ऑफ पावर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? जो जो आपकी पावर होती है, दैट विच इज द लेजिटिमेट पावर, इट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जरूरी है, लेकिन अगर अथॉरिटी का भी वो मिसयूज भी हो सकती है। अथॉरिटी टू लार्ज एक्सटेंट इज मिसयूज, ठीक है? और टारगेटिंग होती है लोगों की और अथॉरिटी को मिसयूज किया जाता है। तो कितनी अथॉरिटी रिक्वायर्ड है और उसका किस तरीके से एक जो यूज है, इट शुड बी फॉर अटेनिंग द गोल एंड नॉट जस्ट द विम्स ऑफ द मैनेजर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किया जाए कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने पावर को अब्यूज ना करें, उसको मिसयूज ना करें। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू गेट लार्जर, एंड द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स, उसके अंदर पॉलिटिक्स आ जाती हैं और लोगों के अपोजिंग इंटरेस्ट होते हैं और वो इवन डिपार्टमेंट्स के अपोजिंग इंटरेस्ट होते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिचुएशन होती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, व्हिच इज नॉट ऑलवेज बैड, इट हेल्प्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू compete विद वन अनदर, लेकिन इसको मैनेज करना जरूरी है। अगर आउट ऑफ हैंड हो जाए तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। कैसे मैनेज करेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को? और लास्ट एक और क्वेश्चन, मतलब ये चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनता है पूछना, वो ये कि इनोवेशन को कैसे इस किस्म का कल्चर लेके आया जाए कि जो इनोवेशन है, दैट इज न्यू आइडियाज, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कैन बी सपोर्टेड, ठीक है? इसको न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और अब हम करंट चैलेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है? ये करंट चैलेंजेस जो हैं, इनकी वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक इनोवेटिव कल्चर नहीं अडॉप्ट करती, तो वो इस किस्म की एनवायरनमेंट में they are really not very productive, they are really not very effective, so they have to ask themselves these questions कि आजकल के जमाने में किस किस्म का कॉर्पोरेट कल्चर हो कि इनोवेशन जो है वो इनकरेज हो, रादर देन ये कि इनोवेशन स्टाइफल हो। और याद रखें, जहां पे अब्यूज ऑफ पावर हो रहा होगा या बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक्सेट्रा, या जो आपके बहुत ज्यादा एथिकल लैप्सेस हो रहे होंगे, तो वहां उन उन एनवायरनमेंट्स में इनोवेशन नहीं हो सकती। तो किस किस तरीके से एक एक डिजाइन करनी है ऑर्गेनाइजेशंस के उस किस्म, वो एनवायरनमेंट जो है, उस डिजाइन में इनोवेशन जो है वो पनपे, वो बढ़े, ना कि वो कम हो। तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी आस्किंग देमसेल्व्स, ठीक है? सही है कि मैंने ये डाफ्ट की किताब में से निकाला है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सवाल एक दूसरे से पूछने चाहिए। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं करती, ठीक हो गया ना?
या कई जो फास्ट पेस्ड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं भी, उनका रिवर्सल हो जाता है। तो हमारा जो अनफॉर्चुनेटली मैनी टा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एक्सटर्नल कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो कोई इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करता। बट हैविंग सेड दैट, एक प्रोफेशनल मैनेजर का काम, एक मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट का काम तो होना चाहिए कि वो ये सवाल पूछे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए इन अ in a globalized environment कि कि हम लोग भी उस तरीके से ग्रो कर सकें, हम लोग भी उस तरीके से इफेक्टिव हो सकें जैसे दुनिया भर की दूसरे ममालिक की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो दीज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस इवन फॉर दी लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यू शुड बी, ये अब आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये डेफिनेटली पूछने चाहिए टू एनी स्टूडेंट ऑफ organization theory, or when you're reading organizational theory, these are the important questions you should be asking yourself, right? अब जो मैंने आपको बात बताई वो आपसे बात की करंट चैलेंजेस की थी। लेट्स लुक एट देम इन ग्रेटर डिटेल, राइट? करंट चैलेंजेस हैं क्या? ठीक है, और अगेन ये वो चैलेंजेस हैं जो कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which wants to be effective and to some extent efficient also needs to recognize these challenges. Okay, these are the challenges which are existing in the world as it is today. So अपने दुनिया को समझना पहले बहुत ज्यादा important है। All right, so globalization, yes, is a very big challenge for the organization of the 21st century. ठीक हो गया? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन का बच्चों मतलब ये है कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं और लोग हैं और इवन कल्चर्स हैं, वो मिक्स हो रहे हैं। ठीक है? क्योंकि देखें, ये तो चीज़ जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, जैसे जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन दुनिया भर में अक्रॉस द ग्लोब वो इतनी एफिशिएंट हो गई कि किसी चीज को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब से ये आपका एविएशन जो है वो कमर्शलाइज हुई है, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और इसी तरह जो आपका सी से भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, थ्रू मैरीटाइम, ठीक है, जो मैरीटाइम है या अक्रॉस द सीज एंड द ओशंस है, वो भी बहुत ज्यादा रैपिड हो गई हैं। ठीक है, जो आपकी कमर्शियल शिप्स होती हैं, वो अगर आप कभी उनका साइज देखें, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कितनी ह्यूज एंटरप्राइजेस होती हैं दीज शिप्स। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट्स को एक दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लोग दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा होगा इस वक्त, जरा सोचो, कौन सा होगा? अमेरिका ही होगा ना। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम एक कॉन्टिनेंट पे, एशिया पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड पे, ग्लोब के ऑपोजिट साइड पे अमेरिका होगा। अब अमेरिका जाना कोई प्रॉब्लम है किसी के लिए? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि दुनिया जो है वो एक दुनिया में किसी भी जगह आप बैठे हों, बात ये है। और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीरियसली यू डोंट इवन हैव टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। देखो मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हम लिंक्ड हैं, है नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड ऑल दिस पॉसिबल। इसका आउटकम है ग्लोबलाइजेशन, व्हिच मीन्स व्हाट, कि आपकी जो दुनिया है वो अ, एक एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ग्लोबल विलेज, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट, ग्लोबल विलेज का क्या कॉन्सेप्ट, कि जी जहाँ भी आप हैं, आपकी थिंकिंग एक तरीके की है, आपकी प्रोडक्ट्स एक किस्म की हैं, आपकी प्रेफ़रेंसेस लोगों की दुनिया भर में काफ़ी सिमिलर होती चली जा रही हैं, ठीक है? कल्चर्स भी जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं।
यही दुनिया है ना जिसके अंदर आप रह रहे हो। और जाहिर है कि जब ये कंडीशंस होंगी, सो जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, दे आर आल्सो बिकमिंग मल्टीनेशनल, व्हिच मींस दैट दे कैन बी स्टार्टेड इन वन प्लेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे ऑपरेट करें। वो दूसरे दुनिया में भी, नॉट जस्ट कि वो एक्सपोर्ट कर रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स, नहीं, लेकिन मल्टीनेशनल्स है ना, मल्टीनेशनल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली taking over the world, and many of the multinational organizations are now so huge that their economies are larger than economies of countries। ठीक हो गया ना? ये है आउटकम ग्लोबलाइजेशन का। और एज अ रिजल्ट क्या है कि जो आपकी organizations hain, they have the ability not only to sell in other countries, but also to, you know, take the technical power and the productions from other countries। ठीक हो गया? एक मुल्क जो है वो दूसरी जगह से अपनी जो है वो बेस्ट माइंड्स को पिक कर सकता है। ठीक है? जो आपकी इनोवेशन है, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। और आउटसोर्सिंग फॉर एग्जांपल देखो, ग्लोबल आउटसोर्सिंग इज समथिंग आपको पता होगा नहीं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग क्या चीज है कि भाई आपने जो है वो कॉल सेंटर्स के बारे में सुना होगा ना। कॉल सेंटर्स ये भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पाकिस्तान में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। अच्छा, कॉल सेंटर्स क्या है? बच्चे बहुत सारे आप जैसे बच्चे जो है वो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं कि क्लाइंट जो है वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, और उसको जो है वो कोई हेल्पलाइन जो है वो उसकी पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे है, और कॉल वहां से आती है, कनेक्ट इधर होती है, जवाब इधर दिए जा रहे होते हैं। ये एक कॉल सेंटर है, ये आउटसोर्सिंग का एक जरिया है। इसी तरह यानी बहुत सारी चीजें, डिजाइन प्रोडक्ट जो है वो लेट से यूरोप में हो रही है, लेकिन कंप्लीटली उसकी जो पैकेजिंग है वो यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और वो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्क के अंदर बन रही है। सो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आउटसोर्स भी किए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। अब नेशनल बाउंड्रीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट is that the organization on the whole should remain effective. So effectiveness criteria are important, and for that the best of the people abilities can be hired across the world, and to gain the efficiency, outsourcing can be done, contracting can be done in other countries as well. So these strategic partnerships, you know, strategic partnerships have become very important. But ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में ये सारी अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज इंटेंस कंपटीशन एज वेल। सो 21st सेंचुरी के अंदर ये इंटेंस कंपटीशन हैज कम अलोंग एज, ये इसको आप हाइपर कंपटीशन भी कह सकते हो। ठीक है? सो दिस दिस हाइपर कंपटीशन, एंड व्हाट दिस is asking the industries to do is to drive down the cost, keep the prices low, and yet to deliver the highest possible quality product. That also includes, when I'm talking about quality, that also includes variety. So the customers these days want the best possible values. They want what all their requirements should be fulfilled, and at the same time they are expecting that the prices should be low. And because there is intense competition, so this is what the organization has to deliver. And because ये बहुत मुश्किल काम है इस किस्म के intense competition के अंदर exist करना और compete करना, क्योंकि आपके साथ के जो लोग जो firms हैं, दे उनकी जो prices हैं they are relevant all the time. तो अपनी cost को कम रखना, value को high रखना, total quality deliver करना, इस सब के लिए ज़रूरी ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर भी है वो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव हो। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। देखिए पहले वक्तों में तो शायद पैसा कमाना वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म। फर्म का क्या काम है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे अपना, ठीक है, एट एनी कॉस्ट।
ठीक हो गया। और ये करते-करते हमने क्या किया कि इतनी ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन की, इतना ज़्यादा तेल जलाया कि हमने अपना एनवायरनमेंट खराब कर लिया। अब 21वीं सदी के अंदर आपको तो पता ही है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, ठीक हो गया ना? ये नहीं है कि भई इट्स समथिंग जो कि आराम से हम डिस्कस कर सकें। मेरे बचपने में तो ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक दैट डिस्कशन पॉइंट्स ही होते थे। तो लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ये है कि firms have to show ethical behavior and the even the public, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हो गए हैं और पब्लिक जो है वो डिमांड करती है ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टफुलनेस, ठीक हो गया। ये सारी चीजें वो हैं जो कि अब पब्लिक भी डिमांड करती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस आर अडॉप्टिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी नॉट ओनली फॉर टुडे बट यू आर आल्सो थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। एंड हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन adopt CSR? By combining economic, social and environmental goals. So as I was telling you, the goal is not just to be economically viable but also be socially responsible and to protect the environment at the same time, right? And this is no longer just being done because it is the right thing to do. ठीक, organizations are now need to be socially responsible because otherwise the government is going to crack down on them and the public is going to reject them. So ये भी एक बड़ा important बात है कि the organizations now not only have to earn their economic means but they have to do that in a way which is socially responsible, which means it is inclusive, which means it leaves no one behind, and also that the environment is protected. And that too, then it has to do with the with speed and responsiveness, right? So quickly, we time is very very critical, and because of this intense competition, this first mover advantage is a very very critical element in survival even. So speed and responsiveness, no longer that you keep on doing the same thing over and over again and do not adapt. No, the adaptation has to be quick. Okay, the adaptation has to be quick and there has to be responsiveness as the changes are happening in the world outside. So accordingly you have to the organizations have to adapt very very quickly. For example, as you see, this COVID-19, it just hit all organizations, but organizations, they had to respond. All organizations had to respond. So otherwise the survival would not be possible. Similarly, now digital is technologies are they have to be adopted across the world, and COVID pandemic has really forced organizations to do that. So now these digital technologies are here to stay, not only in terms of the communication but also in terms of managing the virtual teams as well as managing the uh, as well as managing the value chains. ये इस सब चीज के लिए डिजिटल जो आपकी solutions हैं, they are now being adopted across the world, and that also helps you to gain the time advantage, as I was telling you. Diversity. Now diversity again is, you can say, it is a it's a part of CSR. Diversity, what it means is that organizations have to become global players. They have to induct more women. ठीक? Now that is a demand which the stakeholders are making, and of different ethnicities, disabilities, and gender orientations, right? जो transgenders हैं उनको भी उनको भी organizations ने include करना है और उनको भी opportunities provide करनी है 21st century के अंदर. These are the demands which are being created by the stakeholders. So these are the demands and the challenges which the modern organization must fulfill. अच्छा, अब ये खत्म होने लगा है.